चलिए मैं लाइव हूं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस बेहतरीन अनअकैडमी सेपियंस पे, जिसमें हम लोग हर दिन क्लास लेते हैं। ठीक है, मैं चेक कर लूं मैं लाइव हूं कि नहीं। लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, लाइव हूं। बहुत ही सुंदर आवाज भी मेरा आ रहा है, बारिश भी हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। तो हाँ, अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज पीयूष कमल एंड आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT BHU। और मैं आपको अनअकैडमी स्पेशल और प्लस दोनों पे पढ़ाता हूँ। टाइमिंग अगर देखी जाए तो स्पेशल की टाइमिंग सुबह 7 से 9 चलती है, छोटी सी लंबी क्लास, सुबह 7 से 9 बजे तक। और अभी यूट्यूब की क्लास और साथ ही साथ शाम को 5 बजे। अनअकैडमी का ऐप पहली बार कभी भी इंस्टॉल कीजिएगा तो आपसे एक रेफरल कोड की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पे डाल दीजिएगा पीयूष के लाइव। ठीक है बच्चा, अनअकैडमी का ऐप पहली बार जब कभी भी इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको डाल देना है एक रेफरल कोड विच इज कॉल्ड एज पीयूष के लाइव। ठीक है। प्लस की क्लास सुबह 10 बजे चलती है, शाम को 7:30 बजे चलती है मेरी। और ये प्लस की क्लास करने के लिए आपको एक लेना पड़ेगा रेफरल कोड का यूज, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो अनअकैडमी की ऐप में ये कोड लगता है भाई, अनअकैडमी की ऐप में ये कोड लगता है। पहली बार जब कभी भी इंस्टॉल कीजिएगा तो आपसे एक छोटा सा रेफरल कोड मांगा जाएगा और उसी रेफरल कोड को कहते हैं पीयूष के लाइव। ठीक है रे बाबा? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें, इसको जरा हटाते हैं, और अगर हम बात करें तो बैचेस चल रही है आपके लिए, लंबी बैचेस 22-23 वाली बैचेस, इसके लिए भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं पीयूष के लाइव, है ना। बहुत सारी बैचेस चल रही है अनअकैडमी पे, चाहे वो कोई भी बैच हो, ड्रॉपर बैच हो। और 25 अगस्त से आने वाली है ये टेस्ट बैचेस, क्लियर आ चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अभी भैया सबसे अच्छा 28 तारीख को रे बाबा, 28 तारीख से हिंदी और इंग्लिश में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज आया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा हुआ है ना। पहला टेस्ट 28 को है और उसके बाद अच्छा, ये टेस्ट दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश में भी है। आप नीट यूजी का रैंक प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये लिंक जो है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसको छोड़ना नहीं है, आप दे सकते हैं आराम से टेस्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन, क्लियर। आराम से टेस्ट दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और पहली बार दीजिएगा तो आपसे अगर कोड मांगेगा तो कोड के रूप में डाल दीजिएगा पीयूष के लाइव। ठीक है बच्चा? चलिए, हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा, चौथा, 28 से तो शुरू ही है। 28 को, 1 को, 4 को, 7 को, 9 को टेस्ट अपना होने वाला है। रिवाइज एथॉन रे बाबा 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 13 दिन का रिवीजन, 38 एजुकेटर और 90 सेशन। इसमें हम भी है लाइन में। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा का पूरा आपका एक बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। और फिर आप जानते ही हैं, प्रैक्टिस करने के लिए 11 बजे अनअकैडमी की कॉम्बैट टेस्ट, हर संडे 11 बजे, हर संडे 11 बजे रे बाबा, हर संडे 11 बजे। इसको स्कैन करके इनरोल कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरुआत करते हैं बिना किसी तामझाम के, और बहुत ही सफलता के साथ हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, तो आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? न्यूक्लियाई, सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक फिजिक्स के बाद का चैप्टर। इससे क्वेश्चंस भी आते जाते रहते हैं बहुत सारे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे हम सेंड कर ही देंगे। और अभी हम लोग पढ़ लेंगे 1 घंटा सारे फॉर्मूले का रिवीजन, और उसके बाद कर लेंगे सुबह 7 से 9 स्पेशल क्लास प्रैक्टिस चैप्टर क्लास, है ना। और फिर प्लस में भी वही हो जाएगा। ठीक है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो जरा स्टार्टिंग से करते हैं, नोट्स लिख लिख के हम पढ़ाएंगे, राइटिंग संभाल लीजिएगा। ठीक है, राइटिंग तो आप लोग संभाल ही सकते हैं क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ऐसा कहा जाता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन है मेरे भाई? सबसे पहले बताइएगा, न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन है? तो RUTHER, रदरफोर्ड चचा। कौन चचा? रदरफोर्ड चचा। इन्होंने ही अल्फा स्कैटरिंग किया था, है ना।
इन्होंने क्या किया था, अल्फा स्कैटरिंग। और अल्फा स्कैटरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कौन सा, कि जैसे इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है कुछ एनर्जी के साथ, और न्यूक्लियस के जैसे ये एटम है, तो न्यूक्लियस के सबसे पास चला जाएगा, तो सबसे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अल्फा को भेज देते हैं। तो कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी का लॉस और पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा, तभी तो न्यूक्लियस एकदम पास होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, और मुझे लगता है यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला जानते हैं, 1/4πε0। इसका अपना एटॉमिक नंबर और अल्फा का भी अपना एटॉमिक नंबर, दो ही होता है ना। हाँ, तो पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल। कितना आ गया देखिएगा ध्यान से, तो ZE² ऊपर में भी 2, नीचे में 4πε0 mv² और ऊपर में 2। खैर ये समीकरण लिखना है तो आसान है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के साथ क्या कर देना है आपको, बैलेंस। एग्जाम में क्या क्या सवाल आया है इस फॉर्मूला से, तो रेडियस भैया एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली, रेडियस भैया मास के इनवर्सली, रेडियस भैया वेलोसिटी के इनवर्सली, और साथ ही साथ मीडियम के भी क्या है, एप्सिलॉन नॉट के भी इनवर्सली। एग्जाम में ये सवाल आता है। एनी प्रॉब्लम? हेलो 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 हेलो, ये कौन जानकारी दिया है, रदरफोर्ड। कौन दिया है भाई साहब, रदरफोर्ड। कोई दिक्कत? एनपी, नो प्रॉब्लम। ओहो एनपी, एनपी मतलब नो प्रॉब्लम। रदरफोर्ड का एक और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था, रदर चचा का हमारा एक और स्टेटमेंट अच्छा था, रेडियस किसी एटम का कितना ऑर्डर में होता है भाई, कमेंट करो कमेंट करो खत्म करो, और रेडियस न्यूक्लियस का कितना ऑर्डर में होता है। तो एटम का न्यूक्लियस याद रखिएगा एंगस्ट्रम में, जिसको लिखते हैं 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस जो हम लोग को आज पढ़ना है वो फर्मी मीटर में होता है, जिसको लिखते हैं 10⁻⁻15 मीटर। स्पेशली फर्मी का आविष्कार इसीलिए किया गया कि छोटा सा यूनिट का हम मेजरमेंट कर सके, ठीक है, छोटा सा यूनिट को मेजरमेंट कर सके। और अगर आप थोड़ी सी केमिस्ट्री में इंटर करते हैं, तो किसी भी एटम को तो ऐसे लिखा जाता है भाई, तुम बता सकते हो इसमें जेड क्या है, तो सर जेड बराबर पी बराबर ही, जितना एटॉमिक नंबर उतना मास नंबर, और एग्जैक्टली उतना ही कौन सा चीज, इलेक्ट्रॉन नंबर, अगर वो न्यूट्रल है तो। और साथ ही साथ एक फॉर्मूला होता है क्या चीज और, A इज इक्वल टू पी प्लस एन। तो अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो A माइनस पी, पी का मान तो जेड है ना, क्या हो जाएगा, पी का मान जेड है। तो हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमेशा ऊपर वाले को नीचे से घटा देना है। कोई दिक्कत? हमेशा ऊपर वाले को नीचे से घटा देना है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम रे बाबा, एनी प्रॉब्लम? शायद आप ये केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, बोल दो यार हाँ या ना। यस सर। कुछ डाटा है जो आपको याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। जो मास होता है न्यूट्रॉन का स्लाइटली इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन से, 1.67 10⁻⁻27 kg, याद है क्या? चार्ज प्रोटॉन पे पता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे पता है, इसका भी वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है ना। और न्यूट्रॉन सॉरी, प्रोटॉन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कभी कभी जरूरत पड़ेगा, 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg, जो सबसे छोटा है। क्या? जो सबसे छोटा है, याद है रे बाबा, बोल दो यार, बोल दो बोल दो बोल दो। मुझे बताइएगा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, न्यूक्लियस में, अच्छा बताइए न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, मुझे ये बताओ, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, जल्दी न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है ये बताओ। न्यूक्लियस में किसका किसका घर है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है ये बता दो हमको, रदरफोर्ड के हिसाब से। न्यूक्लियॉन्स, जी हाँ, न्यूक्लियस आपका घर है किसका, प्रोटॉन चचा का, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन चचा का, है ना। प्रोटॉन का तो कहानी सान लिए, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, मास होता है, चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कुछ होता है नहीं। अच्छा, प्रोटॉन के आविष्कारक कौन थे,
और न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? फटाफट कोई जवाब देगा। और मैं बताना चाहूंगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर इसी को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स, है ना। चलिए बहुत अच्छा, सब केमिस्ट्री वाला चीज हम याद करवा रहे हैं। गोल्ड स्टीन, कौन सा चीज? गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन, बहुत अच्छा। ये कौन सा है? चैडविक। अरे वाह, क्या बात है यार, तुम लोग सब बता दिए। चैडविक, है ना, चैडविक। मुझे एक चीज बताइएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसीलिए न्यूट्रॉन चचा की हाफ लाइफ याद रखिएगा, कितना होता है? 12 मिनट। एनटीए का भी सवाल आया हुआ है। मतलब आधा न्यूट्रॉन अचानक से कन्वर्ट हो सकता है किसी में, उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी? 12 मिनट। एनी प्रॉब्लम? जेम्स चैडविक, ठीक है, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स का इतना है। और मुझे लगता है यार, क्या तुम जानते हो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस? हाँ सर, कितने लोग जानते हैं आइसोटोप का मतलब? कमेंट कमेंट फटाफट फटाफट। आइसोटोन का मतलब? और एक आइसोबार का मतलब? ये सब केमिस्ट्री वाले टर्म्स है जो हम जरा जल्दी खत्म कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बताइएगा, व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोन, आइसोबार, बहुत अच्छा। आइसोटोप मतलब कह सकते हैं जेड, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर सेम। आइसोटोन करने का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जानते हो ना, ऊपर को नीचे से घटा देना है, ये क्या होना चाहिए? सेम। और आइसोबार मतलब ऊपर वाला, किसी भी एटम का नीचे जेड होता है, ऊपर ए होता है, ठीक है। ये आपका ए क्या होना चाहिए? सेम। और शायद तुम केमिस्ट्री में आइसोमर भी पढ़ते हो क्या? आइसोमर, आइसोमेरिज्म, भाई आइसोमेरिज्म हर चीज सेम, बस कनेक्टिविटी अलग, है ना। क्या कह सकते हैं आप? कनेक्टिविटी बस अलग अलग होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? अलग अलग, अलग अलग, डिफरेंट कर देते हैं। आइसो डाइपर भी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी, अरे भाई गजब गजब, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है ना, चलो वो भी लिखा देते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को कहते हैं सेम बॉन्ड ऑर्डर, है ना। बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाता है? सेम, अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो। ऐसे छोड़ो यार केमिस्ट्री को, अब आगे वहीं पे स्टॉप करते हैं और हम लोग जरा फिजिक्स में आते हैं। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम सांबा? मिरर निकले? अरे वाह, सब, अरे सब बता ही रहे, इतना यूज पड़े तब ना, इतना यूज पड़े तब ना। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस के साइज, अब आ जाते हैं न्यूक्लियस के साइज पे। साइज ऑफ न्यूक्लियस, कोई बताएगा साइज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज में सबसे पहले पढ़ते हैं रेडियस। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? रेडियस। कितने बच्चों को पता है रेडियस का समीकरण? रेडियस जो होता है आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। ये एक इंपिरिकल फॉर्मूला है जिसके किसी भी एटम का, किसी भी एटम, जेड और ए दिया हुआ है ना, किसी भी एटम का आप रेडियस निकाल सकते हैं। यही आपका क्या है? हाँ, किसका मैसेज है भाई? क्यों मैसेज आता है? ठीक है, आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। किसी को पता है आर नॉट का वैल्यू? कमेंट 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 कमेंट। 1.2 फर्मी मीटर। कितना होता है? 1.2 फर्मी मीटर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइड करेंगे, वॉल्यूम। कौन सा चीज? वॉल्यूम। मुझे लगता है वॉल्यूम, न्यूक्लियस तो स्फेयर है, क्योंकि न्यूक्लियस तो सीधे सेंटर पे होता है ना, और इसके चारों ओर ऑर्बिट होता है, एटम होता है। तो न्यूक्लियस जस्ट वॉल्यूम कर दीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो गया? 4/3 पाई आर नोट का क्यू इंटू ए, इंटू ए, ठीक है। और तीसरा में क्या होगा? डेंसिटी। डेंसिटी पे हद से ज्यादा सवाल है, तो सर डेंसिटी तो वही है मास बटा वॉल्यूम, जी हाँ।
है तो वही मास बटा वॉल्यूम। पर मुझे बताइए किसी एटम के पास कितना मास है, मास कितना है? तो इसका मास यार आप कह सकते हैं अगर एक एटम का मास m बोल दें तो टोटल ए एटम है a इंटू एम, और नीचे में वॉल्यूम वही 4/3 पाई आर नॉट का होल क्यूब इंटू ए। सर ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, है ना, ए कट गया, ए कट गया। तो देखिए ध्यान से, ओवरऑल यहां से क्या क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट याद ये रखना है कि जो रेडियस होता है वो a का पावर 1/3, जो वॉल्यूम होता है वो a के डायरेक्टली, और लास्ट डेंसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, a पे डिपेंड नहीं करता, है ना। और इसका लगभग वैल्यू कितना में होता है, 10 का पावर 17 टाइम्स ज्यादा होता है पानी से, 10 टू द पावर 17। कोई दिक्कत? ये ओवरऑल 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। वैसे आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नहीं लिख रहे हैं तो ये थोड़ी गलत काम कर रहे हैं। बोल दीजिए हाँ या ना। क्या बात है भाई, 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17, इतना याद करके बैठे हुए हो, हैं? इतना याद करके बैठे हुए हो, सही है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना, डेंसिटी हमेशा सवाल पूछा जाता है कि यूरेनियम है, थोरियम है, फलाना ढेकाना ठिकाना पेकाना सब है, सबका डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो भैया डेंसिटी सेम, डेंसिटी सबका सेम, सबका सेम होता है, सभी का सेम होता है डेंसिटी। अब सवाल ऐसे पूछता है कि अगर रेडियस किसकी, अपने मन से देता हूं, है ना, अपने मन से, लिथियम का, किसका? लिथियम का है 4 फर्मी, अपने मन से दे रहा हूं, देन फाइंड रेडियस ऑफ, अपने मन से ऑक्सीजन, चलिए हीलियम का देता हूं, ठीक है, हीलियम का, हीलियम का है 4 फर्मी, क्या आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं? वैसे याद रखना ये हम अपने मन से दिए हैं सवाल, एग्जामिनेशन में काफी सटीक सवाल रहता है। पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। तो रेडियस तो कुछ करना ही नहीं है, a का पावर 1/3, 4 फर्मी अगर हीलियम का है तो हीलियम का a कितना होता है, 4 होता है ना। और ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन, दो अगर थोड़ी निकालेंगे, ऑक्सीजन का रेडियस निकालना है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, पावर में क्या कर देंगे 1/3, कितना हो गया 1/4 का पावर 1/3, रेडियस कितना आ गया 4 इंटू 4 का पावर 1/3, यानी कि 4 का पावर 4/3 इज राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? 8 कैसे ले लिया भाई तुम लोग, 8 कैसे ले लिया? तो अच्छे सवाल रहते हैं, हम लोग कल सुबह ऐसे भी इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं जम के। तुमको मेनली याद रखना है ये फॉर्मूले। गजब एकदम क्या नोट्स बन रहा है यार, व्हाट ए ब्यूटीफुल नोट्स, व्हाट ए ब्यूटीफुल नोट्स, है ना। तो अब यहां से खत्म हो जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बाइंडिंग एनर्जी, नाम सुने हो, नाम सुने हो, यहीं पे आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी से पहले पता चलता है मास, है ना, मास। तो याद रखना मास को केजी में लेते हैं क्या? तुम लोग मास, जैसे मान लेते हैं x दिया हुआ है z और a, ये इंटरेस्टिंग है, ये समझ गए काम हो जाएगा, ये समझ गए काम हो जाएगा। इसमें सबसे पहले निकालते हैं, बताइए प्रोटॉन की संख्या, और फिर न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में यही दोनों होता है, जल्दी फटाफट। तो सर प्रोटॉन्स वही जेड वाला, और न्यूट्रॉन्स के लिए क्या कहते हैं, ऊपर वाले को नीचे से घटा देना है। और अगर सबका मास निकालना है तो p से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाले में मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और मान लेते हैं एटम का मास कितना है, m। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला चीज आता है मास डिफेक्ट। क्या आता है, मास डिफेक्ट। एक्चुअली होता है ना कि जो ओरिजिनल मास है एटम का भैया कम होता है, प्रोटॉन जैसे न्यूक्लियस में तो भैया देख लो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, उसका मास ज्यादा हो जाता है यार एटम से, समझ रहे हो, मैं तुमको बताता हूं। जैसे कोई भी एटम ले लेते हैं, तो एटम के पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है। अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास हम ऐड ना करते हैं क्योंकि बहुत कम होता है,
तो भैया इन दोनों का मास ऐड करते हैं ना, ये ज्यादा हो जाता है एटम से, मतलब पता नहीं ज्यादा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले मास ज्यादा रहता है तो एनर्जी ज्यादा, जैसे ही एटम कंबाइन हुआ तो मास घट जाता है एटम का। क्यों भाई? मास घटा तो एनर्जी घटा, और एनर्जी घटा यही तो होता है स्टेबिलिटी का निशानी। किसी का एनर्जी घट रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाता है, और एटम स्टेबल में होता है, नॉन स्टेबल। एनी प्रॉब्लम? इसलिए मास हमेशा क्या हो जाता है? वो घट जाता है। ये समझे मास हमेशा घट क्यों जाता है? ठीक है। हाँ, सब बच्चे को इसमें यही दिक्कत है कि सर ऑक्सीजन 2 को काहे नहीं लिए। मेरे भाई एक एटम के लिए ये सब वैलिड है, समझे? ये सब एक एटम के लिए वैलिड है। यहाँ पे रेडियस किसका डिसाइड कर रहे हैं? एक एटम का ना, मॉलिक्यूल का थोड़ी करते हैं। ऑक्सीजन का न्यूक्लियस तो एक ही ऑक्सीजन का डिस्कस करेंगे, दो अलग अलग ऑक्सीजन का थोड़ी डिस्कस करते हैं। चलिए इसमें आ जाइए। तो मास डिफेक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो मास डिफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, एकदम याद रखिएगा। मास वही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और माइनस मास किसका? एटम का। तो मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा? सर प्रोटॉन जेड को था, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन वही, कितना न्यूट्रॉन की संख्या, ऊपर वाले को नीचे से घटा दो, मास ऑफ न्यूट्रॉन। और एटम का मास चाहे जो मानना है। यही है आपका मास डिफेक्ट। यही क्या है आपका? मास डिफेक्ट। मैं निकालना भी सिखाऊंगा कैसे निकलता है। और मास अगर निकल जाएगा तो फिर एनर्जी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं सांभा? बाइंडिंग एनर्जी। पता है बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी वही एनर्जी इंटू सी स्क्वायर, एनर्जी इंटू सी स्क्वायर। टेंशन मत लीजिएगा। और अगर मास हम एमयू में लेते हैं तो ये बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जरा इसको इलाबोरेट करते हैं, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा। भाई तू चार्ज में लगा रहा ना यार, तुझे क्या दिक्कत है? हाय रे हाय, तुझे क्या दिक्कत है? चार्ज में लगा रहा। शाम, हाँ समझिएगा एकदम ध्यान से समझिएगा। मास ऑफ एटम, किसी भी एटम का मास किस में लेते हैं? केजी में लेते हैं क्या? भाई बहुत छोटा मास होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल। ये इतना स्मॉल होता है कि केजी में लेना पाप है। तो हम लोग मेजर ही करते हैं किसमें? मेजर इन एमयू, एटमिक मास यूनिट। एटमिक मास यूनिट किसी को याद है? ओहो, किसी को याद है एटमिक मास यूनिट? तो सर ये एटमिक मास यूनिट होता क्या है? तो होता है 1/12 ऑफ कार्बन 14 या 12। किसी को याद है? तो 1/12 ऑफ कार्बन 12, क्योंकि कार्बन 14 का यूज किया जाता है आइसोटोप्स में रेडियो एक्टिविटी का पता लगाने। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग कितना आता है भाई? किसी को याद है? वही आता है 1.66 10 का पावर -27 kg। ठीक है, 1.66 10 का पावर -27 kg। भूलोगे नहीं ना? भूलोगे नहीं ना? लेकिन यार इसी को एक एमयू भी कहते हैं। एमयू ज्यादा अच्छा लगता है ठीक है, ये जो एमयू नामक प्राणी है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब ये मास है किसी भी एटम का, किसी भी एटम का। सिमिलरली आप कह सकते हैं एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हम लोग याद करते हैं आइंस्टाइन चाचा को। कितने बच्चों को पता है आइंस्टाइन ने एनर्जी का एक समीकरण दिया था? आइंस्टाइन ने एनर्जी का एक समीकरण दिया था जिसको कहते हैं mc स्क्वायर। mc स्क्वायर तब लगाइएगा जब आपको जूल में एनर्जी लाना है, पर अगर एमयू में एनर्जी लाना है तो इसी को कन्वर्ट कर देते हैं 931.5, और हमारा ये आंसर आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें ये वाला किसमें है? इन डेल्टा एम इन एमयू। यानी कि एनर्जी निकालने के दो फॉर्मूले, एक mc स्क्वायर लेकिन वो जूल में आएगा, और मास किस में लेंगे हम लोग? केजी में। और एक डेल्टा एम इंटू 931.5, जिसमें मास किस में लेंगे हम? एमयू में, और हमारा आंसर भी किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसी को कोई दिक्कत?
किसी को दिक्कत रे बाबा? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? तो वही हम यहाँ भी किए। क्या किए हैं? मास डिफेक्ट निकाल लो और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। मास डिफेक्ट निकाल लो और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। क्या तुम बता सकते हो फॉर यूनिट मास डिफेक्ट, यूनिट क्या है? मास डिफेक्ट, क्या तुम इसका बाइंडिंग एनर्जी बता सकते हो कितना होता है? एनीवन बाबा? यूनिट मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो प्लीज इसका बाइंडिंग एनर्जी एकदम याद रखिएगा। क्या था? डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर डेल्टा एम का मान एक ही डाल देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कितना आ जाएगा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट मास था। अब यार कहोगे सर हमको जूल में चाहिए, है ना? तुम्हारे अंदर चुल मच सकता है कि ना सर हमको जूल में चाहिए, या हो सकता है एग्जामिनर ही बोले कि ना हमको जूल में निकाल के दो। तो क्या कर देना है, कुछ ज्यादा मत करना, मेगा ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू डाल दो, है ना? और ये कन्वर्ट किस में हो गया? जूल में। एनी प्रॉब्लम? कन्वर्ट करते चलो आंसर आते जाएगा। कोई दिक्कत रे बाबा? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बाइंडिंग एनर्जी तक कोई दिक्कत? 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 फटाफट जवाब दे। बाइंडिंग एनर्जी तक कोई दिक्कत? अरे बोला करो यार, शर्माओ नहीं। तुम लोग नहीं बोलोगे तो हम किसको पढ़ाएंगे? नो दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत इसमें थोड़े होता है। जैसे आप बाइंडिंग एनर्जी बताए हैं, यहीं पे बता दीजिए बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस। तीसरा क्या बता दीजिए? बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स रे बाबा। इसको लिखते हो ऐसे ही है, जैसे ईबी होता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कर दो एन। फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर। और अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो मैं बता दूं आपका ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी का। किसी को याद है ग्राफ? ग्राफ तो बड़ा विचित्र होता है, ला 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 ऐसे होता है ना? ग्राफ बहुत ऐसे। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो सडनली बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगा और उसके बाद सडनली बाइंडिंग एनर्जी घटना शुरू हो जाएगा लगभग कांस्टेंट। आप बता सकते हो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका होता है बाइंडिंग एनर्जी? मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसका ज्यादा होता है? फटाफट फटाफट। आयरन कितना होता है? आयरन का मतलब 56, है ना? आयरन, ऐसे मेरे यहाँ आयरन हो रहा है अभी। आयरन समझते हो ना, कपड़े को इस्त्री करना। कितना होता है किसी को याद है? तो होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई यही था ना, आयरन का 8.8 ही था। हाँ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयरन मैन व्हाट इफ का मैंने सीरीज आज एपिसोड नंबर 3 देखा, बहुत दुखद एपिसोड है भाई वो। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? टिल नाउ यू हैव एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सर निकालते कैसे ये सिखा दो तो मजा ही आ जाए, है ना? टिल नाउ एनी प्रॉब्लम? ओवरऑल तुमने क्या सीखा? तुमने ये सीखा, मुझे ये बताइएगा। सबसे पहले स्टेप 1 में आप मास डिफेक्ट निकालिएगा। कैसे निकालेगा? वही प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास माइनस एटम का। चाहते भी हो निकालना तो देख लो, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या ए माइनस जेड इंटू न्यूट्रॉन और माइनस एटम का। सबसे पहला स्टेप में मास डिफेक्ट निकालो। दूसरा स्टेप में आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए। दूसरा स्टेप में क्या निकाल लीजिए आप? बाइंडिंग एनर्जी। फॉर्मूला पता है क्या होता है? वही डेल्टा एम जो अभी अभी निकाले हैं और 931.5 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है? और तीसरा स्टेप अगर जरूरत पड़े तो आप निकाल दीजिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। सिंबल कैसे लिखते हैं? EB और AB। होता क्या है?
बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एटम। यही तो स्टेप है, इसके अलावा कोई और स्टेप है नहीं। एनी प्रॉब्लम रे बाबा? भाई क्या खतरनाक नोट्स बनाए है ना। नो प्रॉब्लम, तो सवाल पे आ जाओ। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सवाल पे आ जाओ। जैसे लेटर सपोज ऑक्सीजन है 8 और 17, होता है ना। इफ मास ऑफ प्रोटॉन दे देते हैं 1 mu और मास ऑफ न्यूट्रॉन दे देते हैं 1.1 mu, 1.02 है ना, इतना तो भाई बनता है 1.02। मैंने अपने मन से दिया है, ये एक्चुअल में तो होता नहीं है। देन फाइंड, स्टेप याद रखिएगा, सबसे पहले मास डिफेक्ट, फिर आप निकालिएगा बाइंडिंग एनर्जी और फिर आप निकालिएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। क्या आप निकाल सकते हैं? क्या आप निकाल सकते हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? प्लीज अगेन। क्या आप निकाल सकते हैं? सबसे पहले प्रोटॉन चचा को देख लो। प्रोटॉन तो 8 वो है, तो मास हो जाएगा 8 इंटू एमपी। न्यूट्रॉन चचा को देख लो। न्यूट्रॉन के लिए क्या बोले थे? ऊपर वाले को नीचे से घटाना है, 17 में से 8 को घटाना है, क्या बचेगा? 9। 9 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और एटम का मास भी हम दे देते हैं लगभग कितना? 16.998 एम। ठीक है, अब इसकी सहायता से आप पहला निकाल लीजिए मास डिफेक्ट। कितना आंसर आया? 1.8। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा? वही मास प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का माइनस एटम का। प्रोटॉन का मास कितना? 8 इंटू एमपी। न्यूट्रॉन का मास कितना? 9 इंटू एम एन माइनस एटम का मास। कितना आ गया भाई? तो 8 गुना प्रोटॉन का 1 है, 9 गुना इसका 1.02 है और इसका 16.98 है। इसको सॉल्व कर दो, लगभग में कुछ ना कुछ आंसर आएगा। कितना आएगा? 9 दूना 18, 8 हो गया और 9.18 हो गया माइनस 16.98 हो गया। कितना आएगा बता सकते हो? 9 8 17, 17.18 हो गया, 16.98 हो गया। मेरे भाई कुछ तो बताओ यार, ऐसे गुमसुद रहोगे, गुमसुदा रहोगे तो कैसे चलेगा? 0.2 लगता है आ गया है ना, 0.2 mu। चलिए भाई, पहला तो आ गया, पहला तो आ गया। गुमसुद रहोगे, नहीं ना रहना है। पहला तो आ गया मास डिफेक्ट, आ गया ना मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट आ गया, उसके बाद दूसरा में क्या है? दूसरा में कुछ है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या करेंगे? वही डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ना ना ना, ये मत लगाओ, देख लो भाई, डेल्टा एम इंटू 931.5 ले लो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम का कितना मान है? 0.2 और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई सॉल्व किया? कितना आया आंसर? कितना आया? 18,000? और भाई ऐसे करोगे? 186.5 सही है क्या? 0.3 होगा ना, 15 दूनी 30 है ना, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा में सवाल तुमसे क्या पूछेगा? तीसरा में पूछेगा सवाल तुमसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ये कैसे निकलता है? देख लो भाई, देख लो भाई, जिसका डॉट था। तो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एटॉमिक नंबर 186.3 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लीज बताओ मुझे, अगर सवाल में ऐसे ही दिया हुआ रहे किसी भी सिंगल एटम का, किसी भी सिंगल एटम का, क्या तुम बना सकते हो? किसी भी सिंगल एटम का, किसी भी किसी भी किसी भी। कुछ होमवर्क हो जाए, क्योंकि क्लास के बाद आपको बनाना भी तो है। कितने लोग बनाए थे?
वही ले लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन 1.1 mu, मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लेते हैं 1.101 mu, है ना। तो आपसे वही पूछूंगा, फाइंड मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी फॉर, सबसे पहला कार्बन का 613, और अगर मास जो है कार्बन का दिया हुआ है 12.97, दूसरा आयरन का भी निकाल दीजिएगा। आयरन का कितना होता है, 26 होता है क्या, 54, 54 हम 54 ही दें, ठीक है 54 ही देते हैं, और इसका मास हम देते हैं लेट अस सपोज 54.11। क्या ये होमवर्क हम याद रखें कि आपसे बन जाएगा? सर आप उधर होइएगा तब ना लिखेंगे, सर आप उधर होइएगा तब ना लिखेंगे। क्या हम उम्मीद करें कि आप ये होमवर्क बना दीजिएगा? क्या हम उम्मीद करें कि आप होमवर्क बना दीजिएगा? बना देना है भाई। सर मतलब कि मुझे सिंगल एटम का मास डिफेक्ट, सिंगल एटम का, अरे फाइनली हमको एनर्जी निकालना है ना। मुझे बताओ जो सिंगल रहेगा क्या तुम उसका बाइंडिंग एनर्जी निकालने में सक्षम हो? जो भी सिंगल रहे डजंट मैटर, सिंगल बस रहना चाहिए। सिंगल सिंगल सिंगल, जैसे हम है जैसे हम है सिंगल वाले का। सर सिंगल का तो निकाल लेंगे, तो डबल का नहीं निकलेगा? है डबल का नहीं निकलेगा? कौन बोला डबल का नहीं निकलेगा? है डबल का तो और आसान है, डबल का तो और आसान है। डबल मतलब रिएक्शंस, है ना, तो डबल मतलब रिएक्शंस, तो रिएक्शंस भी सीख लेते हैं। रिएक्शंस का कैसे निकलता है भाई साहब, देख लो, कोई भी रिएक्शंस रहेगा, हमें क्या पता कुछ है रिएक्शंस। रिएक्शंस है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, वाह क्या रिएक्शन, इतना आसान रिएक्शन। हाँ, और इसका बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, और इसका भी बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो इसमें नहीं निकाल सकते बाइंडिंग एनर्जी। सर इसके बाइंडिंग एनर्जी को कहते हैं क्यू वैल्यू, याद रहेगा, इसके बाइंडिंग एनर्जी को कहते हैं क्यू वैल्यू। क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू। कैसे निकलता है सर, पे ये भी बताना पड़ेगा, बताइए तो और क्या, ये बताते हैं। जैसे एनर्जी ले लो रिएक्टेंट का, एनर्जी किसका ले लो, रिएक्टेंट का, और माइनस एनर्जी किसका ले लो, प्रोडक्ट का। अच्छा ऐसे निकलता है ना। हाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, एक ही चीज है। सर एनर्जी जब निकालना है तो क्यों ना बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट का माइनस बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का कर दें भाई, मेरी मर्जी, एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी तो होता है। सर जब इतना कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसको डेल्टा एम रिएक्टेंट का, डेल्टा एम प्रोडक्ट का इंटू 931.5 कर दें। मैं बता दूं सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो लगता है इसमें, इस एनर्जी वाले में, ये पहला ही दूसरा ही सबसे ज्यादा लगता है। बोलिए हाँ है ना। यही रिएक्शंस का, किसी भी रिएक्शंस का, किसी भी रिएक्शंस का यही तो कहानी है। एनर्जी रिएक्टेंट का माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का माइनस प्रोडक्ट का। मुझे सर एक बात बताइए, हमको एक बात याद आया है कि हमारे केमिस्ट्री वाले सर बताए थे इंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडो है कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस। सर इंडो का मतलब होता है, ये इंडो कहाँ लिखे हो मास्टर, ऐसे करोगे? चलिए अगला पेज में लिख दीजिए, गिरा। सबसे पहले लिखिए एक्सोथर्मिक। मेरे भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, कुछ आइडिया है तो बता दो यार। एक्सोथर्मिक सर दो प्रकार के रिएक्शंस थे, एक एक्सो था और दूसरा इंडो था। एक्सो था और दूसरा क्या था, इंडो था। तो एक्सो में है 3 सेंटेंस, एक्सो में कितना है 3 सेंटेंस, तो बाद में कम एनर्जी, याद रहेगा। एक्सो मतलब 3 सेंटेंस है ना, इंडो मतलब 4। एक्सो मतलब 3 है, कम है, इसका मतलब बाद में कम एनर्जी।
तो अगर हम Q वैल्यू एनर्जी रिएक्टेंट माइनस एनर्जी प्रोडक्ट का करें तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि बाद में कम एनर्जी है ना, बाद में क्या है, कम एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्ट का क्या है, कम है। सर मेरे को लगता है अगर कोई बच्चा ऐसे निकाल दे एग्जाम में गलती से, तब प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, बोलो 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 बोलो, तब ये निगेटिव आ जाएगा। तो कोई पर्टिकुलर याद मत रखना, कोई पर्टिकुलर याद मत रखना, हिरोशिमा नागासाकी, कोई पर्टिकुलर मत याद रखना। और अगला है सर इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। इंडो का मतलब समझते हो? हाँ सर इंडो का मतलब समझते हैं। इंडो मतलब 4 सेंटेंस है क्या? इंडो में 4 सेंटेंस है। 100 में 3 था, इंडो में ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी, प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी। तो अगर आप Q वैल्यू निकालते हैं एनर्जी रिएक्टेंट माइनस एनर्जी प्रोडक्ट करके, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रोडक्ट वाला ज्यादा होता है तो नेगेटिव, और नहीं तो अगर आप प्रोडक्ट पहले लिखते हैं और रिएक्टेंट पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। किसी एक को याद रखने से बेवकूफी हो जाएगा आपके साथ, पता है क्यों? एग्जामिनर घाट घाट का पानी पी के बैठा हुआ, एग्जामिनर घाट घाट का पानी पी के बैठा हुआ है ना। एंथैल्पी वो निकालने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। एग्जामिनर घाट घाट का पानी पी के बैठा हुआ है, वो सब जानता है कि तू क्या करने वाला, बोलेगा ही नहीं, बस बोलेगा इंडो है कि एक्सो, तो Q वैल्यू से डिसाइड कर लो यार। मैं तो कहूंगा एक ही याद कर लो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है, जो स्टैंडर्ड होता है, मैं तो यही कहूंगा स्टैंडर्ड वाला याद कर लो यार, मैं तो यही कहूंगा स्टैंडर्ड वाला याद कर लो। कर लोगे? स्टैंडर्ड वाला अगर याद कर लेते हो तो मुझे लगता है अगर आप यही वाला याद रखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं Q वैल्यू पॉजिटिव किस केस में होगा और नेगेटिव किस केस में होगा? पॉजिटिव तभी होगा जब रिएक्टेंट के पास ज्यादा एनर्जी, बाद में कम मतलब 100, और निगेटिव तभी होगा जब रिएक्टेंट के पास कम एनर्जी और प्रोडक्ट के पास ज्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंडो। ठीक है, ये भी एक बात है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अच्छा फिजिक्स में बात कर रहे हो, मुझे बताओ फिजिक्स में हमेशा, सुन लो, फिजिक्स में यार केमिस्ट्री तो अलग बातें हैं, फिजिक्स में हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट इसीलिए होता है ताकि वो मोर स्टेबल हो जाए, और ज्यादा स्टेबल होने का मतलब ही हो गया इसके पास बाइंडिंग एनर्जी कम जाएगा, और रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये एक प्रकार से एनर्जी रिलीज करते हुए जाता है, फिजिक्स में यही कहानी है, हमेशा एनर्जी रिलीज करते हुए जाता है, एनर्जी का लॉस करते हुए जाता है। कोई दिक्कत? एक सवाल हो जाए रिएक्शंस पे, तो भाई सिंगल वाले का तो तुम निकाल ही लोगे, सिंगल वाले का निकाल लोगे ना? हाँ। अब सवाल ऐसे दिया रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी किसका? हाइड्रोजन का और हीलियम का, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1.4 एंड 3.2। फाइंड ना Q वैल्यू, फाइंड Q वैल्यू फॉर ये H12 H24 2 मोल मिलके 1 मोल बना दिया है, ठीक है, हीलियम का है, हीलियम 2 4 बना है ना, 2 मोल ये मिलके 1 बना दिया, ये रहा रिएक्शंस। तो मुझे एक बात बताइएगा, अकेला ऑक्सीजन, अकेला हाइड्रोजन, अकेला सोडियम रहेगा तो उसका एनर्जी निकाल सकते हो, और अब रहता है रिएक्शंस का, अब किसका रहता है? रिएक्शंस का। तो रिएक्शंस का लिखने के लिए सबसे पहले इसका एनर्जी लिख दो और इसका एनर्जी लिख दो। तो सर हाइड्रोजन का तो 1.4 दिया हुआ, लेकिन 2 गो है तो 2 कर देंगे,
और हीलियम का कितना दिया हुआ है, लेट अस सपोज 3.2 दिया हुआ। रिएक्टेंट के पास एनर्जी है 2.8, इसके पास है 3.2। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, क्यू वैल्यू करेगा। तो हम हमेशा बोल रहे हैं कि एक ही लगाओ, और एक क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि आपका निगेटिव में ही आया तो निगेटिव ही ऑप्शंस रहेगा, हर तरह से तैयार रहो। रिएक्टेंट का एनर्जी है 2.8 और प्रोडक्ट का एनर्जी है 3.2। लगता है माइनस आ गया, बोलो ना, लगता है कि माइनस आ गया। भैया माइनस आ गया तो बता सकते हो ये इंडो है कि एक्सो है। तो सर माइनस आ गया, इसका मतलब प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है, और प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी कहने का मतलब वो कौन सा चीज हो गया, इंडो। हाय रे हाय, महसूस हुआ। अरे मेरे 100, मेरे 100 सर्फ एक्सल, अरे मेरे सर्फ एक्सल। हम हमेशा देखो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं, निगेटिव आ गया मतलब निगेटिव वाला जो प्रोडक्ट था इसके पास क्या होगा, ज्यादा एनर्जी। उसको इंडो को सॉरी बोल रहे हो, माइनस तो 100 हो गया, कल्याण हो गया। अगर तू चार्ट के रखा है, याद करके रखा है ना, चार्ट के रखा है कि माइनस का मतलब 100, माइनस हो गया, कल्याण हो गया। केमिस्ट्री वाला सवाल भी गलती करेगा, फिजिक्स के भी सवाल गलती करेगा ना, मान के चलो, मान के चलो भाई, मान के चलो, हो गया, कबाड़ निकल गया। अच्छा, कभी कभी बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट दिया रहता है, और कभी कभी दिया रहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स किसका, हाइड्रोजन का और हीलियम का इज कितना दिया हुआ है, 2.1 एंड 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड एनर्जी रिलीज, किसके लिए, वही 2 मोल हाइड्रोजन मिलके 1 मोल हीलियम बना दिया। तो सवाल में कोई जान प्राण नहीं होता, 3 टाइप के तो सवाल ही होते हैं भाई। पहला टाइप का सवाल कैसा होता है, पहला टाइप का सवाल होता है सिंगल दिया रहता है और इसका एनर्जी निकालो। क्या तुम निकाल सकते हो, हाथ हाँ या ना बताते जाना, अगर स्टार्टिंग से क्लास किए हो तो बताते जाना। एक सिंगल रहता है, इसका तुम निकाल सकते हो। कभी कभी ये रिएक्शंस में रहता है लिखा हुआ, रिएक्शंस में लिखा रहता है तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी कभी देता है, तो बाइंडिंग एनर्जी तो एनर्जी ही है, बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा टाइप का होता है जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स रहता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स रहता है, जो अभी तुम्हारे सामने है। तीनों टाइप का सवाल आपसे हो जाएगा, देख लो। तो इसका कितना एनर्जी दिया है और इसका कितना दिया, तो भैया ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का वैल्यू दिया हुआ। तो जो भी दिया रहता है, लिखा हुआ है 2.1 जैसे, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना रहेगा तो ए से गुना कर दीजिएगा, उसके एटॉमिक नंबर से क्या कर दीजिएगा, गुना। तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसको गुना कर दो इसके अपने वाले एनर्जी से 4.2। इसका है 2 और अपने वाले से गुना कर दो 2.1, लेकिन हाँ 2 मोल किए हैं ना तो 2 से और गुना कर दो। ये कितना हो गया, 4 दूना 8, 8.2 हो गया ना, और ये कितना हो गया 16.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्यू वैल्यू निकालना है, तो सर कहोगे एनर्जी रिएक्टेंट का माइनस एनर्जी प्रोडक्ट का, एनर्जी निकाल चुके 8.2 माइनस 16.8, जो भी आएगा कितना आएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 16 में से 8 जाएगा तो 8.6 होगा क्या। जी हाँ, पर न्यूक्लियॉन्स था। अरे मेरे अपने मन से डाटा दिया है ना। अभी आप कहोगे सर माइनस आ गया, ऑप्शन में माइनस ना रहेगा तब, भाई प्लस को मारना। अब ये मत करना कि सर दोनों होगा तब पीटेंगे। ये होता नहीं है। इसका आंसर क्या हो सकता है, 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका प्रैक्टिस हम कल सुबह 7 बजे कराएंगे ना रे बाबा, ना कैसे बनेगा, सारा का सारा सवाल खोल के बनाएंगे, काहे चिंता करता है, एक एक सवाल खोल के बनाएंगे हम, ठीक है। तो टोटल 3 टाइप के सवाल ही होता है,
ठीक है, ओके सर। अब एक है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस। कोई जानता है न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या कंजर्व होता है? तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है, फूटने वाला क्रम है, टूटने वाला क्रम है, कुछ भी क्रम है, तो सबसे पहले कंजर्व होता है मोमेंटम। सबसे पहले कंजर्व क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो आपको कॉलिजन में सवाल किए हुए हैं, अचानक से फूटते रहता है, मोमेंटम। और दूसरा एनर्जी तो पक्का कंजर्व रहता है ऐसा कोई चीज बना नहीं जिसमें एनर्जी कंजर्व होता नहीं है ना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या तो एनर्जी रिलीज हो जाए या तो एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और तीसरा ये कह सकते हो, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि सम ऑफ एटॉमिक नंबर रिएक्टेंट का एग्जैक्टली इक्वल होता है समेशन ऑफ सारा एटॉमिक नंबर किसका भैया? प्रोडक्ट का। इसका यूज रेडियो एक्टिविटी में अभी करने वाले। या फिर सम ऑफ एटॉमिक मास किसका? रिएक्टेंट का एग्जैक्टली इक्वल होता है सम ऑफ एटॉमिक मास किसका भाई? प्रोडक्ट का, है ना? इसका यूज अभी अभी जस्ट करने वाले हैं, इसका यूज अभी जस्ट करने वाले। क्लियर? तुमको क्या लगता है एनर्जी बैलेंस नहीं रहता है? कौन बोला कि बैलेंस नहीं रहता है? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? एक इसमें होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स नाम सुने हो? न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है किस नेचर का लगता है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? तो सबसे पहले याद रखिएगा वैलिड फॉर शॉर्ट रेंज, वैलिड फॉर शॉर्ट रेंज, छोटे रेंज के लिए वैलिड है, उसके ज्यादा वैलिड नहीं है। किसके लिए वैलिड है? छोटे रेंज के लिए वैलिड है, उसके आगे वैलिड वैलिड होता है नहीं। दोनों लगता है, ठीक है, दोनों लगता है, बहुत अच्छा याद किए हो, ऑर्डर याद किए हो। शॉर्ट रेंज क्या है? फर्मी मीटर में होता है, ठीक है, फर्मी मीटर, फर्मी मीटर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। दूसरा, तीसरा अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है? तो अट्रैक्टिव इन नेचर। कौन सा? अट्रैक्टिव इन नेचर ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है अपने इलाके में भाई, अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है ना, छोटे रेंज में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर छोटे रेंज में सबसे ज्यादा ये मतलब क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी ग्रेविटेशन के भी, छोटे रेंज में। ये जस्ट एक कुत्ता है, कुत्ता। वो कांड क्या है ना, छोटे रेंज, जहां 1 मीटर का रेंज आया गया न्यूक्लियर फोर्स काम काम से, छोटे रेंज के लिए वैलिड है। अगला क्या कीजिएगा? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या लिखती है सर? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज। चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन का फोर्स, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स, या फिर हम बात करें, हो गया, सब हो गया, ये सारे के सारे फोर्स सेम होते हैं अगर शॉर्ट रेंज है। सभी का सभी फोर्स सेम होता है फॉर शॉर्ट रेंज, हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट रेंज। जितना एनसीईआरटी में बस हम उतना ही बता रहे हैं, एक्स्ट्रा आपको नहीं बता रहे हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स हमेशा 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 क्या होते हैं? इक्वल। वैसे होते तो बहुत सारा है, लेकिन ठीक है। और भी प्रॉपर्टी था, अट्रैक्टिव नेचर का हो गया, चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। पहले लिख देते हैं, इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी ये भी लिखता है, नो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई ऐसा कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं जिसके बारे में ये बता सके
कुछ भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता ही नहीं इसका। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम रे सांभा? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो। नो प्रॉब्लम। अब क्या बचा? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी ये तो छोटा सा है ही, जस्ट लाइक वही है जो आप पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी वही है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर क्या चीज? केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कोई रिएक्टेंट है, अचानक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एकदम ध्यान से प्यार से बनाना है। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका N नॉट मान लेते हैं, तो ये तो कुछ होगा नहीं। एक समय होता है जिसको कहते हैं हाफ लाइफ, जहां पे कंसंट्रेशन सीधे ये आधा, तो आधा यहां चला जाएगा ना, आधा यहां चला जाएगा। एक और समय होता है जिसको कहते हैं मीन लाइफ। मीन लाइफ होता है जिसमें 1/E टाइम्स, क्या हो गया? लैग नहीं हुआ है, ठीक है। ये लैग नहीं हुआ है। हम तो भूल गए। अरे भाई, हम तो भूल गए। जिसमें हम भूल गए, अरे भूल गए, अरे लिखे सही है। जिसमें जिसमें रिएक्टेंट N नॉट बाई E हो जाता है, तो प्रोडक्ट तो आप जानते हैं N नॉट इंटू 1 - 1 बाई, हम यही भूल गए। जनरली रिएक्टेंट से घटाना होता है ना, हम वही भूल गए। ठीक है, हम वही भूल गए। दिस इज योर मीन लाइफ, दिस इज योर मीन लाइफ। तो हाफ लाइफ जिसमें 50% खत्म हो जाए, और मीन लाइफ जिसमें आपका 1/E खत्म हो जाए, बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें इक्वेशंस कैसे बनते हैं? कल सुबह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इन सब पे सवाल रहेगा। और अभी अभी जस्ट 5:30 बजे भी है ना, अभी आज भी 5:30 बजे क्लास। इक्वेशन कैसे होता है इसी टॉपिक पे। सबसे पहला, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन किसी समय पे क्या होता है? N नॉट इंटू E का पावर माइनस लैम्डा टी। हो सकता है आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, T इज इक्वल टू 1/λ ln इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन किसी समय पे। फिजिक्स में एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, Nt इज इक्वल टू N नॉट 2 का पावर n, जहां पे n क्या होता है जानते हो? T बटा हाफ लाइफ, T बटा हाफ लाइफ। कोई दिक्कत? T बटा हाफ लाइफ। ये फॉर्मूले बहुत काम करते हैं। T बटा हाफ लाइफ बहुत काम करेगा, एक दो काम नहीं करेगा, बहुत काम करेगा। और ये सब रेडियो एक्टिविटी के लिए वैलिड है, हर एक रेडियो एक्टिविटी के लिए वैलिड है। अब मुझे बताइएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियॉन्स का ऐसा होता है, मास का भी सेम रिलेशन, m नॉट इंटू E का पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, इसी में एक नया चीज डिफाइन होता है जिसको कहते हैं एक्टिविटी। क्या कहते हैं? एक्टिविटी। अब इसको यार A से लिखो, R से लिखो, सब वही है। एक्टिविटी का भी वही फॉर्मूला है, A नॉट इंटू E का पावर माइनस लैम्डा टी। एक्टिविटी में भी कोई बड़ा कोई तोप नहीं है, फॉर्मूला यही है। हाँ, इसमें इस बार प्रूफ करते हैं। ए नॉट का मान क्या होता है? लैम्डा इंटू एन। इसको मैं प्रूफ करता हूँ, लेकिन उससे पहले ग्राफ देख लो। भाई तुझे क्या लग रहा है, समय बढ़ेगा तो दुनिया का जितना भी चीज हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, न्यूक्लियाई हो, मास हो, एक्टिविटी हो, ये सब तो घट ही रहा है ना, है ना। समय के साथ क्या हो रहा है? सबका सब घट रहा है, सब घट रहा है। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, और खासकर एक्टिविटी तो इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई इमेजिन तुम नहीं कर सकते। एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम मना नहीं कर सकते। एक्टिविटी होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस एक्सप्रेशन से सिर्फ सवाल आ गया है, अभी एनटीए में बनवाए हैं हम आपसे, इस एक्सप्रेशन से सवाल आ गया। अच्छा सर, और एन का मान क्या है? एन नॉट इंटू ई का पावर माइनस लैम्डा टी। ध्यान से, एन नॉट बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी टी ई का पावर माइनस लैम्डा टी, वही एन नॉट लैम्डा बाहर निकल जाएगा ना, इंटू ई का पावर माइनस लैम्डा टी।
यही है, ये जो इतना बड़ा आया ना, यही वो चीज है जिसको क्या कहते हैं, एक्टिविटी, ई का पावर माइनस लैम्डा टी। सर स्टार्टिंग में भूल गए क्या, न्यूक्लियाई घट रहा है तो निगेटिव साइन तो देना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहीं पे आ गया क्या चीज, इनिशियल एक्टिविटी कितना, लैम्डा इंटू एन नॉट। कोई दिक्कत, यही है फॉर्मूले। इस पे सवाल सर, सवाल खूब है, चाहे किसी पे भी सवाल हो भाई एक जैसा बनता है, किसी पे भी सवाल हो। मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में आप इसको ऐसे भी पढ़े हैं क्या, T इक्वल टू 2.303 बाई लैम्डा या K लॉग बेस में 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई कॉन्सेंट्रेशन किसी समय पे, ऐसे भी पढ़े हैं क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना, पढ़े हो ना? सर इन सब पे सवाल कैसे बनता है, क्योंकि सारे फॉर्मूले तो एक जैसे हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, पर सवाल कैसे बनता है, टेंशन ना लो। सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना, एन टी एन नॉट 2 का पावर n, जहां पे n क्या होता है, t बटा हाफ पाई। बड़ा कमाल का फॉर्मूला है, क्यों ना अभी अभी इस पे सवाल कर लें। अभी जो 1 घंटे का क्लास है शाम को 5:30 बजे, क्यों ना इसी का प्रैक्टिस कर लें, रेडियो एक्टिविटी का। क्या कहते हो यार? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। बोलो 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 रे बाबा, किसी को पता है अल्फा डीके क्या होता है? हाँ सर, हीलियम वाला ना। तो किसी एटम है XZA, अगर अल्फा निकल रहा है मतलब 2 और 4 निकल रहा होगा, तो साथ ही साथ क्या निकलेगा, एक अनवांटेड निकलेगा। मैंने बोला था ना नीचे में बैलेंस होना चाहिए, तो इधर Z-2 और ऊपर में A-4। सही है क्या? अगर कुछ इसमें एनर्जी आया है, कुछ एनर्जी आया है, मान लेते हैं K, तो पता है अल्फा का एनर्जी उसके मास पे डिपेंड करता है भाई। तो उसका मास कितना है, A-4, टोटल मास है A इंटू K, और इसका एनर्जी बाई वाले का उस पे डिपेंड करता है, मतलब 4 इंटू K नीचे में A। ये सब सवाल भी आपसे जेईई मेन में पूछा गया है। सिर्फ ये याद रखना, महान महान काम नहीं है कि अल्फा में 2 4 होता है, और डॉटर न्यूक्लियाई है ना, इसको क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। इसका निकाल लेना, इसको क्या कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, जो भी है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? सर एक सवाल देखो, जैसे यूरेनियम है 92 234, इससे हमको अल्फा निकल रहा है तो 2 और 4 निकला, एक अनवांटेड चीज निकला जिसका बता दो, और एनर्जी निकल गया 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या तुम अल्फा का एनर्जी निकाल सकते हो? तो सबसे पहले ऊपर वाला लिख दो, ऊपर वाला हो जाएगा 230, नीचे वाला हो जाएगा 90। तो अगर अल्फा का एनर्जी निकालना है तो उसके मास पे डिपेंड करेगा, उसका मास कितना है 230, अल्फा का एनर्जी इसके मास पे डिपेंड करेगा, और नीचे में टोटल मास होता है इंटू वही 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल 234 है। आसान है। अगर एक्स वाले का पूछेगा एनर्जी, तो एक्स वाले का एनर्जी अल्फा वाले के मास पे डिपेंड करेगा, तो बचेगा 4, नीचे में टोटल इंटू 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये छोटा सा पीकेटी है भाई, बोलिए हाँ है ना? मजा आ रहा है? सेशन में मजा आ रहा है? सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना? आ रहा है ना? एक होता है बीटा डीके। कौन सा डीके? बीटा डीके। बीटा डीके भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी मान लेते हैं जेड और ए, इससे अगर बीटा निकला है तो बीटा में याद रखिएगा नीचे माइनस, बीटा का मतलब ही होता है बीटा माइनस, नीचे में माइनस ऊपर में 0। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला एक बढ़ जाएगा। मतलब लगता है ये आइसो बार है क्या?
आइसो बार ही है ना मेरे भाई? क्या ये आइसो बार है? हे भाई बंधु, अरे ओ बंधु, बंधु। हाँ अच्छा, ये बीटा माइनस हुआ, बीटा प्लस क्या होगा? तो बीटा प्लस वही होगा, एक्स जेड ए है और इसमें से क्या बन रहा है? बीटा प्लस, है ना? तो प्लस बनेगा तो फिर से ऊपर में ए तो वही रहेगा लेकिन नीचे में घट जाएगा। ये भी आइसो बार ही है जिसका मास नंबर सेम होता है। ठीक है, अब एक लास्ट बच गया, कौन सा? गामा डीके। कौन सा डीके? गामा डीके। गामा डीके तो बड़ा आसान है, जेड ए है, ये पता नहीं रह रहा कि इसको चुल मचा, ये कहीं था धरती पे रखा हुआ, इसको चुल मचा, चुल मचा और ये कन्वर्ट हो गया पता नहीं किसका, जिसका जेड और ए सब सेम है। तो एक्चुअली वो एक से है, एक्चुअली वो एक से ही है, लेकिन वही है कि कुछ अनवांटेड चीज निकाल दिया। ये है फोटॉन्स। ये क्या है? फोटॉन। ये क्या है? फोटॉन। ठीक है, दिस इज योर फोटॉन। चलिए बताइए एक चीज, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होता है? पहले बताइए स्पीड किसका ज्यादा है? सर गामा का सबसे ज्यादा, फिर बीटा का, फिर अल्फा का, क्योंकि मास का वही ऑर्डर है ना। मास का देखोगे तो गामा का तो कुछ है ही नहीं है लगभग, बीटा का सबसे ज्यादा, अल्फा का। स्पीड हो गया, फिर पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर क्या होगा? जिसका स्पीड ज्यादा है ना, जैसे मान लेते हैं मम्मी मार रही है, पापा मार रहे हैं, तो पापा का स्पीड हाथ का समझ रहे हो ना, तो वो छप जाएगा ज्यादा। तो जिसका स्पीड ज्यादा पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा, पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा, जिसका स्पीड ज्यादा। बोलिए हाँ है ना? तो मजा आया कि नहीं आया भाई मेरे? पहले ये बता, मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया है तो हम लोग जस्ट इस रेडियो एक्टिविटी का और न्यूक्लियाई का प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी अभी तो है ही क्लास, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में, है ना? टेलीग्राम सबसे अच्छा रहेगा कि वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, है ना? नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना? और ऐसे ही पढ़ना है तो डेली प्रेजेंट रहिएगा इसी टाइमिंग पे, है ना? नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल भी दिया है, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस करने के लिए भूलिएगा मत, सुबह 7 से 9 मेरी स्पेशल क्लास चलती है, सुबह 7 से 9 डेली। ठीक है, तो मिलते हैं स्पेशल क्लास में, बाकी यूट्यूब पे यहीं पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।